हमारा अगला हेड है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। ये हमारा फोर्थ हेड है, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। कैपिटल एसेट से जो भी गेन होगा हम लोग इस हेड में उसकी टैक्सेबिलिटी देखेंगे कि वो कैसे होगा। ठीक है, सेक्शन 45 जो है ना वो बोलता है कि अगर किसी भी प्रीवियस ईयर में ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स अगर होता है, ट्रांसफर होना चाहिए और कैपिटल एसेट्स का ट्रांसफर होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होते हैं तो हम लोगों को कैपिटल गेन की टैक्सेबिलिटी होगी। तो इसमें हम लोग को यह समझना पड़ेगा कि ट्रांसफर किसे कहते हैं एज पर कैपिटल गेन चैप्टर, और दूसरा हमें यह समझना पड़ेगा कि कैपिटल एसेट्स किसे कहते हैं। तो पहले हम लोग समझते हैं कैपिटल एसेट्स किसे बोलते हैं। कैपिटल एसेट का इन्होंने बोला कि प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड। कैपिटल एसेट का जो डेफिनेशन दिया उन्होंने बोला कि कैपिटल एसेट का मतलब होगा, पहला बोला प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, कोई भी प्रॉपर्टी है तो वो कैपिटल एसेट है। बिजनेस से रिलेटेड है नहीं रिलेटेड है कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा, सिक्योरिटीज हेल्ड बाय एफआईआईज which has invested in such securities in accordance with the SEBI regulations। अगर FIIs फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स सेबी के रेगुलेशंस के हिसाब से सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करेंगे तो वो सिक्योरिटी FIIs के लिए कैपिटल एसेट्स माना जाएगा। FIIs का मतलब क्या हुआ? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ये कौन होते हैं? फॉरेन बैंक्स, फॉरेन पेंशन फंड्स, फॉरेन के प्रोविडेंट फंड्स वाले, ठीक है, फॉरेन इंश्योरेंस कंपनीज। तो ये लोग इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं और ये अगर ये फॉरेन के हैं तो इनको हम लोग FIIs बोलेंगे। इंडिया के जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं इनको हम लोग डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बोलते हैं, DII। ये अगर इन्वेस्टमेंट शेयर्स में करते हैं तो इनके लिए ये बिजनेस प्रोफेशन का इनकम माना जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि अगर आप कैपिटल एसेट्स को डिफाइन करना चाहते हैं तो सबसे पहले कैपिटल एसेट्स का मतलब होता है प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, बिजनेस कनेक्शन इज नॉट नेसेसरी। दूसरा है सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट किसके द्वारा? FIIs के द्वारा, वो भी एज पर सेबी रेगुलेशन। एंड थर्ड है यूलिप। यूलिप अगर है जो 10(10)(d) का एग्जामिशन को एंजॉय नहीं करता है वो यूलिप भी कैपिटल एसेट्स में हम लोग इंक्लूड करेंगे। ये रिसेंट चेंजेस आया है। यूलिप क्या होता है? यूलिप का मतलब होता है यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान। उसमें क्या होता है ना कि हम लोग इंश्योरेंस भी फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं और साथ में हमारा ये इन्वेस्टमेंट भी होता है जो कहीं ना कहीं सेंसेक्स से रिलेटेड होता है। मार्केट अप, आपका इन्वेस्टमेंट का जो वैल्यू होगा वो भी अप होगा, मार्केट डाउन, आपका इन्वेस्टमेंट का जो वैल्यू होगा वो डाउन होगा। पहले इंश्योरेंस जो था वो टैक्सेबल नहीं था, लेकिन अपने को ये समझना होगा ना कि इंश्योरेंस का बेसिक फंक्शन क्या है। इंश्योरेंस का बेसिक फंक्शन है कि फ्यूचर में अगर कुछ ऐसा मतलब आप बोल सकते हैं कि फ्यूचर में अगर ऐसा कुछ सडनली हो जाता है जो आपके लाइफ के लिए थ्रेटनिंग है तो उस केस में इंश्योरेंस कंपनी आपको एक पैसे देती है जिसके बाद आपका लाइफ मतलब चल सके। अगर आपने इंश्योरेंस लिया है और आपको कुछ हो जाता है तो आपकी फैमिली को चलाने के लिए पैसे चाहिए तो वो इंश्योरेंस कंपनी उसके लिए आपको पैसे देती थी। लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसको इन्वेस्टमेंट के तौर पे लेना शुरू कर दिया तो गवर्नमेंट ने वहां पे कैप लगाया, बोला कि अगर यूलिप में एक साल में 2.5 लाख रुपए से ज्यादा का आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उस पर आपको 10(10)(d) का एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा। जनरली क्या होता है इंश्योरेंस में, जब आप प्रीमियम पे करते हैं तो टैक्स का डिडक्शन ले लेते हैं सेक्शन 80C में, और उसके बाद जब इंश्योरेंस का पैसा आपके पास आता है ना तो वो 10(10)(d) में एग्जेम्प्ट होता है। लेकिन बहुत लोगों ने इसको इन्वेस्टमेंट प्लान के तौर पे यूज करना शुरू कर दिया तो गवर्नमेंट ने बोला कि अगर आप यूलिप में इन्वेस्ट करेंगे और एनुअल प्रीमियम 2.5 लाख से ज्यादा है तो उसमें हम 10(10)(d) का एग्जाम्पशन नहीं देंगे और वो आपके लिए कैपिटल एसेट माना जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि अगर कोई हमसे पूछता है कि व्हाट इज कैपिटल एसेट्स तो कैपिटल एसेट्स का 3 डेफिनेशन इन्होंने दिया है। पहला बोला कि प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, बिजनेस से रिलेशन हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा, FIIs अगर शेयर्स एंड सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करता है एज पर सेबी रेगुलेशंस तो वो कैपिटल एसेट है। एंड तीसरा, यूलिप में अगर 2.5 लाख रुपए से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट होता है तो उसको हम लोग कैपिटल एसेट मानेंगे। अब इन्होंने तो बोल दिया कि प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड मतलब किसी भी तरीके का अगर प्रॉपर्टी है तो हम लोग उसको कैपिटल एसेट मानते हैं। फिर इन्होंने आगे चल के उसमें से एक्सेप्शन दिया, बोला कि इसको आपको कैपिटल एसेट नहीं लेना है। पहला है स्टॉक इन ट्रेड।
देखिए प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, बैलेंस शीट में एसेट साइड में जो आइटम है वो आपके लिए प्रॉपर्टी ही है, तो वहां पे स्टॉक भी तो होता है। लेकिन अगर आप स्टॉक को भी कैपिटल एसेट पकड़ेंगे तो फिर बिजनेस प्रोफेशन कैसे कर पाएंगे हम लोग? बिजनेस में हम लोग क्या करते हैं? स्टॉक ही तो बेचते और खरीदते हैं। तो इन्होंने बोला कैपिटल एसेट्स का डेफिनेशन में स्टॉक इन ट्रेड को नहीं रखना है, ठीक है। दूसरा इन्होंने बोला पर्सनल इफेक्ट की अगर चीजें हैं तो हम लोग उसको कैपिटल एसेट्स का डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं करना है। पर्सनल इफेक्ट का चीजें मतलब क्या है? मूवेबल एसेट्स, ठीक है, जिसको हम लोग अपने पर्सनल यूज के लिए यूज करते हैं। वॉच, ठीक है, लाइक वॉच हो गया, कपड़े हो गए, या फिर फर्नीचर्स हो गया, प्रॉपर्टीज जिसको जो मूवेबल है और जिसको हम लोग अपने पर्सनल यूज के लिए रखते हैं। तो इसको उन्होंने बोला कि आप इसको पर्सनल इफेक्ट की चीजें मानेंगे और ये कैपिटल एसेट का डेफिनेशन में नहीं होगा। लेकिन पर्सनल इफेक्ट में भी इन्होंने बोला कि पर्सनल इफेक्ट में ये चीजें आपको इंक्लूड नहीं करना है, मतलब पर्सनल इफेक्ट का एक्सेप्शन दिया उन्होंने। और अगर वो पर्सनल इफेक्ट का एक्सेप्शन है तो दैट मींस कि वो कैपिटल एसेट है। वो क्या क्या है आगे देखते हैं। पर्सनल इफेक्ट में इन्होंने बोला आप ज्वेलरी को मत इंक्लूड कीजिए, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस को मत यूज कीजिए, ड्राइंग्स को मत यूज कीजिए, पेंटिंग्स को मत यूज कीजिए, स्कल्पचर्स को मत यूज कीजिए, एनी वर्क ऑफ आर्ट इसको हम लोग पर्सनल इफेक्ट में नहीं लेंगे। ये सब एक्सक्लूजन है पर्सनल इफेक्ट का। अगर ये पर्सनल इफेक्ट का एक्सक्लूजन है दैट मींस कि ये कैपिटल एसेट है। ज्वेलरी नंबर 1, नंबर 2 आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, पुराने दिनों में जो खुदाई वुदाई से कुछ कलेक्शन जो मिलता है लोगों को, वो एक तरीके का एंटीक होता है, उसको इन्होंने बोला वो कैपिटल एसेट माना जाएगा। ड्राइंग्स, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, पुरानी मूर्तियां जो होती हैं, या फिर एनी वर्क ऑफ आर्ट जिसका मार्केट प्राइस डिटरमाइन हो सकता है, हम लोगों ने उसको बोला कि भाई ये एक्सेप्शन है आपके कैपिटल एसेट्स का। दैट मीन्स ये एक्सेप्शन है आपके पर्सनल इफेक्ट का, दैट मीन्स ये कैपिटल एसेट्स हैं। और अगर इनको बेचेंगे आप और बेचने से अगर आपको प्रॉफिट होता है तो कैपिटल गेन में टैक्सेबल होगा। ज्वेलरी का जनरल मतलब हम लोग क्या समझते हैं? रिंग हो सकता है, चेन हो सकता है, नोचपिन हो सकता है, नेकलेस हो सकता है, ये तो होगा ही होगा। इसके साथ भी अगर ज्वेलरी, अगर आपके पास ऑर्नामेंट्स, ये बोल रहे हैं कि ज्वेलरी का मतलब होगा ऑर्नामेंट्स मेड ऑफ गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम और एनी अदर प्रीसियस मेटल, ठीक है। चाहे कहीं कपड़े पे काम किया हुआ हो, कपड़े के साथ अटैच हो, उसको भी हम लोग ज्वेलरी में मानेंगे। दूसरा है अगर आपके पास यूटेंसिल्स है, फर्नीचर है, जिसपे ये सारे जो मेटल्स हैं उनका काम किया हुआ है या फिर उनके साथ वो अटैच है, तो वो फर्नीचर या यूटेंसिल्स को भी हम लोग ज्वेलरी का डेफिनेशन में कवर करते हैं। एक तो बोलते हैं कि अपैरल्स अगर है और उसमें गोल्ड, सिल्वर, डायमंड ये सब का काम किया हुआ है तो वो अपैरल नहीं माना जाए, क्योंकि अपैरल तो पर्सनल इफेक्ट की चीज है, उसको नहीं होना चाहिए आपका कैपिटल एसेट्स। लेकिन अगर इसमें प्रीसियस मेटल लगा हुआ है अपैरल्स में तो वो अपैरल्स का डेफिनेशन में नहीं आएगा, ये आपका ज्वेलरी का डेफिनेशन में आएगा और यहाँ पे कैपिटल गेन का कैलकुलेशन होगा। दूसरा जो है आपका, अगर आपके पास फर्नीचर यूटेंसिल्स हैं जो जिनमें ये प्रीसियस मेटल्स लगे हुए हैं, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, डायमंड या और भी कोई प्रीसियस मेटल हो सकता है, तो ऐसे फर्नीचर या यूटेंसिल्स को भी हम लोग ज्वेलरी का डेफिनेशन में ही कवर करते हैं। और थर्ड एक्सेप्शन जो है वो कैपिटल एसेट्स का, वो है रूरल एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया। एग्रीकल्चरल लैंड होना चाहिए और वो भी रूरल एरिया में होगा। रूरल एरिया में अगर एग्रीकल्चरल लैंड है तब उसको भी हम लोग कैपिटल एसेट्स का डेफिनेशन में कंसीडर नहीं करेंगे। चीज याद रखिएगा, रूरल एरिया में अगर आपके पास रेसिडेंशियल लैंड है या कमर्शियल लैंड है वो कैपिटल एसेट्स मानेंगे। रूरल एरिया में केवल एग्रीकल्चरल लैंड को इन्होंने बोला कि उसको कैपिटल एसेट्स नहीं माना है। और रूरल एरिया किसको बोलते हैं? बोलते हैं कि देखिए हर जगह ना एक सिटी टाउन में म्यूनिसिपैलिटी एरिया होता है। तो सपोज कीजिए कि अगर ये हमारा म्यूनिसिपैलिटी एरिया है, ठीक है, तो इसके 8 किलोमीटर तक जो एरिया होगा उसको छोड़ना होगा आपको, ठीक है। ये सब जो एरिया होगा ना उसको हम लोग रूरल एरिया बोलते हैं।
एक तो म्यूनिसिपैलिटी एरिया, उसके बाद भी उसके बाउंड्री से 8 किलोमीटर का रेडियस आपको छोड़ना होगा। उसके बाद जो एरिया आता है वो रूरल एरिया होगा, और रूरल एरिया में जो एग्रीकल्चरल लैंड होगा उसको कैपिटल एसेट हम लोग नहीं मानते। तो हम लोग बोलेंगे कैपिटल एसेट का मतलब क्या होगा, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड। FI का इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स एंड सिक्योरिटीज एंड यूलिप एक्सीडिंग ₹2,50,000। एक्सेप्शन है स्टॉक इन ट्रेड, दूसरा है पर्सनल इफेक्ट, एंड तीसरा है रूरल एग्रीकल्चरल लैंड।